हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमें इसमें अफर्मेटिव को समझना होता है, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। इस तरीके से एक एक करके पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो आप हेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपको यहाँ पर यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य होता है वो किस तरीके से होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता किस तरीके से, तभी तो हम उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे, है ना। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पढ़ाई का आनंद उठा सकें। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है शैल, हैव या फिर विल हैव, शैल हैव या विल हैव। इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या फिर इसके बाद कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है, अदर वर्ड की जगह पे अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, ठीक है, तो आप उसको उसी तरीके से रहने देना। चलिए आइए समझते हैं इसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात, ठीक है, की जा रही है। तो सीधी सी बात है, तरीका वही है कि सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर शैल हैव और विल हैव है, ठीक आप उसी तरीके से यहाँ भी शैल हैव और विल हैव कर देंगे, ठीक है। बस फर्क इतना ही होगा कि यह सब्जेक्ट के अनुसार होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो एक ऐसा शब्द है, बी शब्द है, जो इसका थर्ड फॉर्म बताने के लिए खुद थर्ड फॉर्म बनकर आता है, अर्थात बीन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है शैल हैव बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से कभी ना याद रहे तो जैसे हमने बताया आपको, ठीक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से यहाँ दिए उसी तरीके से वहाँ रख देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले ठीक उससे पहले ये बी आएगा, बीन बनकर ये बताने के लिए मान लीजिए कि ये वर्ब जिसको आप थर्ड फॉर्म बना रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में है। आप इस तरीके से भी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई शब्द बचता है ठीक है, नहीं बचता है तो बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। और जबकि हमने आपको अभी बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होती है, लेकिन जो उसका पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस में से हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है। लेकिन तरीका इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये तरीका सबसे बेहतर है जैसा हमने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोहित विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, भाई क्या सोच रहे होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो डबल वाक्य था, सिंगल वाक्य का पैसिव वॉइस बताया जा रहा है। तो थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, आपको उस तरह का भी वाक्य लेकर पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ध्यान देना है कि हमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाना है। अगर किसी को ये भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा चेक करो कि ये सब्जेक्ट है, ये शैल है या विल है में से कोई एक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जरूर ऑब्जेक्ट होगा।
अगर बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई कहता कि आप नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, आप इसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तब भी आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप एकदम आराम से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यही है और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क। अब ध्यान से समझना, ये जो तरीका हमने बताया यहीं पे काम देगा जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए तो बता दिया गया कि भाई क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है। लेकिन तरीका जो आपको बता रहे हैं वो तरीका आपको सबसे आसान लगेगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जगह पे आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, क्लियर। जिस तरीके से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसी तरीके से यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसी तरीके का मतलब ये नहीं कि वही हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल है और बाकी सभी एकवचन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ है विल का प्रयोग होता है। अब उसके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब हो वो बात की बात है, फ्यूचर में मुख्य रूप से शैल और विल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिज वर्क के अनुसार क्या हो गया, विल हैव। अब विल हैव के बाद हम वर्ब का जैसे थर्ड फॉर्म यहाँ पर बना के लिखेंगे, बना बनाया तो कोई बात नहीं बना तो बना के लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही लाएंगे वहाँ पर ये जब हम इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे वैसे ही बी आएगा, ये बताने के लिए भैया जिसको आप यहाँ पे लिख रहे हो ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी वो पहले से वर्ब का थर्ड फॉर्म था। अच्छा ठीक है, चलो कम से कम आप आ गए, हमें तो ये भी नहीं पता था, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि देखो अब ऑटोमेटिक देखो सेट हो गया, याद करने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिक सेट, विल हैव बीन ये फिर शैल हैव बीन होता, देखो ऑटोमेटिक फिट हो गया, याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, बस तरीके अगर आपको पता ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। ठीक है, बाई लगा के सब्जेक्ट, अब रोहित है तो मोहित नहीं लिख देंगे। ठीक है, प्रोनाउन की बात होती है कि वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, सही से बैठ जाओ, ऊपर करो, सही से बैठो। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, जैसे आपके अंदर अभी शुरू से कन्फ्यूजन ये चल रहा होगा कि यहाँ पर डबल वाक होता है तो डबल वाक का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आप ये देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया है कि ही विल have played the match before she slept, दिया है she sleeps। आप जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब डबल वाक होता है तो पहले किए गए कार्य वाला वाक का अनुवाद सदैव फ्यूचर परफेक्ट में होता है और बाद में किए जाने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे अगर टेंस पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने टेंस भी पढ़ा रखा है, आप जाकर सर्च करिएगा, आपको पूरी तरीके से डिटेल्स में बताया गया, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद है अब यहाँ पे ये समझना है कि हम किसका पैसिव वॉइस बनाएं, इसका बनाएं किसका, तो आपको बता दें जिस वाक्य की शुरुआत किसी कंजक्शन से हो, किसी कंजक्शन से हो तो वह वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन कहलाए, नहीं कहने का मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत वो क्लॉज आता है। ठीक है, अर्थात आश्रित उपवाक्य आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिसमें कुछ भी यानी कोई भी कंजक्शन ना लगा हो, अर्थात क्या कोई वाक्य कि अगर शुरुआत में कोई कंजक्शन नहीं लगे तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्लॉज का ही हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे। अर्थात आप हेडिंग देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, और जो क्लॉज के रूप में यानी नाउन और फ्रेज के रूप में न देकर क्लॉज के रूप में अगर दिया हो तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, वो चाहे जिस प्रकार का क्लॉज हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस इसका बनेगा बस प्रिंसिपल क्लॉज का। अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या मान लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
जैसे कि नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कुछ भी ना समझो, बस इतना ही समझो कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत किसी कंजक्शन से हो रहा है तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। वो कंजक्शन आफ्टर, बिफोर, दैट, वेयर, व्हेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं भी आपको इस तरह का कोई वाक्य कर देते तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर रही बात बिफोर दिया तो कोई बात नहीं, कोई भी दिया हो तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज का बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है द मैच, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब है उसी तरीके से यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ये नहीं सोचना कि यार यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरह का हेल्पिंग वर्ब होगा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से यहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी तरीके से यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब का जैसे ही थर्ड फॉर्म लिखोगे यहाँ पे बीन आएगा, ये बताने के लिए कि ये ऑलरेडी पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ठीक है। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं कंजक्शन से शुरुआत जिस वाक्य की हो रही है उस वाक्य को आप हूबहू उसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। सुन रहे हो, उसी तरीके से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर सी स्लीप्स से। तो इस तरीके से कभी अगर डबल वाक्य का आपको मिल जाता है और एक्टिव वॉइस से बनाना पड़े, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़े, तो मैं प्रेजेंट चाहे परफेक्ट की बात हो, पास्ट परफेक्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, या फिर कोई भी किसी भी टेंस में किसी भी तरह वाक्य दिया होगा, अगर कोई वाक्य कंजक्शन से स्टार्टिंग हो रही है अर्थात किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो उस वाले वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनता है। क्लियर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्ट्रक्चर। क्या समझना होगा, स्ट्रक्चर। विदाउट संरचना सूत्र क्या आप नहीं कर पाओगे, अगर ऐसी बात नहीं कर पाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद शैल हैव या विल हैव के बीच में क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले वाला ही हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का पूर्णतः कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब थी, विल हैव और शैल हैव। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तब वहाँ पर शैल और विल ही मुख्य रूप से सहायक क्रिया का कार्य करते हैं, बाकी और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके साथ वाली वो मुख्य क्रिया के ठीक पहले लिखे जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी वाक्य में तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब का जो शब्द होता है वही सहायक क्रिया का पूरी तरह से कार्य करता है, और बाकी का जो शब्द होता है हेल्पिंग वर्ब का वो मुख्य क्रिया से ठीक पहले लिखा हुआ होता है, ठीक है। एकदम आसान समझना है। देखिए, अब क्या करना, ऑब्जेक्ट की जगह पे सबको पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाना है। इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर शैल और विल है उसी तरीके से यहाँ पर शैल और विल आपको लिख देना। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं कि पैसिव वॉइस में अभी तो हमने देखा है कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन और विल हैव बीन मिलना, तो हमने वहाँ भी बताया एकदम टेंशन फ्री रहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बता रहे बस उस तरीके से सीखना शुरू कर दोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे शैल और विल दिया उसी तरीके से लिख लेंगे। हालांकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जिस तरीके से नॉट लिखा उसी तरीके से यहाँ पे नॉट भी लिख लीजिए, ठीक है। स्थान एकदम बिल्कुल कहीं इधर उधर करना नहीं इनका,
जिस तरीके से यहाँ पे हैव लिखा उसी तरीके से एकदम हैव भी लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट लाने के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट या हैव जो भी है, यानी यहाँ पर जो भी है जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में दिए उसी तरीके से तुम लिख लो। बस इतना ही ध्यान देना, शैल और विल फोकस करना है बस, ठीक है, कि सब्जेक्ट अनुसार है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार। इसके बाद वर्ब का जैसे थर्ड फॉर्म लाओगे वैसे बी आ गया, बीन बनकर। क्या बताने के लिए भैया, याद रखना ये जो थर्ड फॉर्म बना रहने ऑलरेडी पहले तो थर्ड फॉर्म में था, है ना। तो कहने वाला देखो कितना आसान होता जा रहा है अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं ना। तो देख रहे हैं आप एकदम आसान है। कैसे? पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और निगेटिव आया तो शैल और विल के बाद नॉट कर दिया गया। बस देखो हेल्पिंग वर्ब वही है, ठीक है। इसमें भी देखो दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अब नॉट लगाना तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर में सदैव शैल और विल के बाद ही नॉट लगता है। अर्थात हमने आपको बताया कि फ्यूचर में कोई भी टेंस का सेंटेंस शैल और विल ही मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते, रहने के लिए उसके साथ कोई भी रहे, ठीक है। अर्थात जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रहने के लिए हैव बीन है, यहाँ पे हैव बीन है, लेकिन कौन काम कर रहा है मुख्य रूप से? शैल और विल, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम देखो आसान हो गया। फिर इसके बाद बाई लगा के अगर कुछ बचा ठीक है नहीं है तो सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो देखो एकदम आसान तरीके से ये हो गया पैसिव वॉइस में। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हो अगर क्वेश्चन इस तरीके से, ही विल नॉट हैव गिवन यू मनी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर है। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट है शैल हैव और विल, सॉरी शैल और विल में से कोई एक है, फिर नॉट है, फिर हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता तो कोई एक ऑब्जेक्ट ला करके, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट ला करके हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। बाकी दूसरा जो है वो वहीं पे बचा रहने देना, मतलब वर्ब के बगल में अगर इसे ला लेंगे तो इसके बगल में ही तो बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम यू को लाएंगे तो यू ऑब्जेक्टिव केस में और यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस, जबकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही जैसे होता, मतलब मीनिंग सेम होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही के अनुसार यहाँ पे विल है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर विल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव वाला है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के कैसे बनता? बड़ा टेंशन लेकर आप लोग जिससे बैठ जाते हो, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाएंगे और यहाँ पर इसके अनुसार और यहाँ पर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगाना। जिस तरीके से नॉट लिखा उसी तरीके से नॉट लिख दो, जिस तरीके से हैव लिखा उसी तरीके से हैव लिख दो। ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं, सबका जगह सेम है, ठीक है। और जैसे ही, बस एक बात और याद रखना, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे वैसे ही बी आएगा, बीन बन करके। क्या बताने के लिए? कि भैया ये जो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म में था। तो देखिए अगर इस तरीके से पढ़ते तो ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है कि विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की, और निगेटिव है तो विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एकदम प्रैक्टिकली हम पढ़ते एकदम आसान है, देख रहे हैं ना। शैल या विल इसके अनुसार, शैल या विल इसके अनुसार, इसके बाद जैसे नॉट वैसे नॉट, जैसे है वैसे है, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बी आएगा, बीन बनकर, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो यहाँ चला तो बचा ये, तो जो बचा है शब्दों उसको हम क्या कर लेंगे? यानी जो शब्द बच गया हो उसको वर्ब के बाद लिख देंगे, यानी मुख्य क्रिया की बात, ठीक है। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट उठा लो, एक बच जाए तो उसको हम वर्ब के ठीक बगल में लिख देते हैं और इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं, निगेटिव एकदम आसान है। क्या है का कुछ नहीं, एकदम आसान है। बस इतना ही जानते रहो कि शैल और विल यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है, बस, ठीक है। और दूसरी बात ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले बीन, बाकी जो जैसे है वो वैसे ही है, ठीक है। समझ में आई बातें? चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप क्वेश्चन का
पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें यस या नो टाइप क्वेश्चन का जो एक्टिव वॉइस होता है उसका संरचना सूत्र यानी उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले शैल या विल होता है, और हमने आपको बताया 2 या 2 से अधिक अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें सिर्फ पहले वाला ही शब्द हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे हैव होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैसे होगा, अगर डबल वाक आ जाए तो सेम सबका एक ही नियम है। ठीक है, परफेक्ट वाले का ही बनेगा तो बनेगा पैसिव वॉइस, और बाकी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास से अर्थात कोऑर्डिनेटिंग क्लास से अर्थात किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हुआ वाक होगा उसका हम नहीं बनाते हैं। हमने आपको अभी अफर्मेटिव में बताया। ठीक है, तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान देना। तो आप ध्यान देना यहाँ पे जिस तरीके से शैल विल है उसी तरीके से यहाँ भी शैल विल होगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार था। ठीक है, जिस तरीके से हैव लिखा रहने दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से इतना याद रखना कि उसके पहले हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कोई शब्द बचता है, ठीक है, नहीं बचता है तो आप बाय सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जहां बात है। चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं। विल सी हैव डिस्टर्ब्ड द पुअर, क्या वह गरीबों को परेशान करेगी, यानी कर चुकेगी। ठीक है, या की होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एकदम आराम से सब्जेक्ट की जगह पे कोशिश करो कि हम ऑब्जेक्ट ढूंढ कर लाएं, और ढूंढ कर लाने से पहले ये चेक करो कि उसके साथ क्या लगेगा। तो आई और वी का अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वहाँ आकर सब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना, तो उसी के अनुसार शैल लगेगा। बाकी सभी के साथ विल लगता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द पुअर। फिर इसके और इसके स्थान को बदलना है बस। ठीक है, ये इसकी जगह पे वो उसकी जगह पे, जिस तरीके से हैव दिया वो उसी तरीके से रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर है आप देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, कोई बात नहीं बनाना कर लेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम क्या करेंगे, बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सब सेट हो जाता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल है बीन होती है। ठीक है, एकदम आसान। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टर्ब्ड है, अगर कुछ शब्द बचता है तो ठीक है, और नहीं तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई हर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो तो चलिए आइए देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य होता है तो किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, आइए समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगर एक्टिव वॉइस में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर इसके बाद शैल या विल होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हैव होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तक सीमित आप अगर समझ पाते हैं तो उसके आगे ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर शैल और विल हो जाएगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे शैल विल है उसी तरीके से यहाँ भी शैल विल होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है। ठीक है, जिस तरीके से हैव दिया रहने दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले इतना ही ध्यान देना है कि बीन शब्द का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि बीन का काम है वर्ब का थर्ड फॉर्म बताना। अगर कोई शब्द बचता है ठीक है, नहीं बचता है तो बाई सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अगर स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बना लेते हैं
तो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, दिया हो क्वेश्चन, when a child I have written an essay, समझना ध्यान से, यानी मैं एक निबंध कब लिख चुकूंगा। कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती, मारो गोली हिंदी को। आओ चलो देखते हैं हमें करना का पैसिव वॉइस बनाना। चलिए, तो एकदम आसान तरीका है, क्वेश्चन वर्ड जो दिया हो उसको हूबहू आप वहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे शैल और विल दिया होगा सब्जेक्ट अनुसार, वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, तो हमें इसमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कौन, ये है कि ये है कौन है, पता ही नहीं चल रहा कौन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता चल पा रहा है, इसे देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, नकल करो। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड शैल विल में कोई एक सब्जेक्ट, ये है, ये वर्ब का थर्ड, ये पक्का ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका मतलब ये आपका एन से ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम उठा कर लाएंगे सब्जेक्ट जगह पे। तो एन से के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, विल, क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ठीक है, तो एन से के अनुसार क्या हो जाएगा, विल, और यहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार देखो शैल था। तो हमने बार बार यही बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से यहाँ पे उस तरीके से यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हैव दिया है, दिया रहने दो, उसको मत छुओ, जहाँ है वहीं रहने दो। रिटन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, तो यही कारण है कि बीन यहाँ पर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने के लिए, है ना। अब अगर किसी के मन में कब से ये चल रहा होगी, अरे ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल आप अगर समझ रहे हैं इसे तो आप समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अगर कुछ बचता है, ठीक है, नहीं बच रहा है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दे। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, मी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि WH टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस हम कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, अगर मान लीजिए WH टाइप क्वेश्चन में वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, हाउ है आदि क्वेश्चन वर्ड होंगे, वो तो हम इस तरीके से कर लेंगे जैसे अभी मान लीजिए आपको बताया गया है। तो इस तरीके से अगर हम कोई मान लो बताया है तो कर तो लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तब कैसे करेंगे, कौन सा हो क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हो क्वेश्चन वर्ड आता है तो आपने एक चीज देखा होगा कि हो को सदैव सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, और सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हुए उसका जो प्रारूप होता है, जो संरचना होती है, वो बिल्कुल और बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह होती है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। ठीक है, और आपने देखा होगा जब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होती है उसकी संरचना, तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव होती है। लेकिन यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के भी अर्थ में है और साथ ही एक वचन के भी भाव में है, अर्थात सिंगुलर है। यही रीजन है कि यहाँ पे विल हैव लगाया गया। और वैसे भी सिंगुलर और प्लूरल होता तो भाई मान लीजिए प्लूरल है या सिंगुलर है तो इसमें सिर्फ आई और भी ही ध्यान देना होता, तो बाकी सबके साथ विल ही लगता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ शैल हैव और विल हैव नहीं दर्शाना, ओनली विल हैव दर्शाना है बस। ठीक है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रहे हमने एक बार नहीं कई बार यानी कई वीडियो में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि हु जब भी इसका पैसिव वॉइस बनता है तो बाई हुम में बदल जाता है। क्या कहीं में बदल जाता है, बाई होम में बदल जाता है। और जैसे ही बाई होम में बदलेगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। और जब तक यहाँ पर हु सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ हैं, यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ है, ये आपका सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता है। लेकिन बदलने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बदला क्यों, सब्जेक्ट के भाव में होने के नाते।
यहाँ पर बाई होम हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के नाते ये क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा गया। अब इसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है। तो अभी जैसे हमने आपको बताया WH टाइप क्वेश्चन में कि जब किसी को पैसिव वॉइस बनाते तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करना है, शैल या वेल, शैल या वेल, फिर इसके बाद वाक का ऑब्जेक्ट, वाक का ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव। मतलब आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब का शब्द होता है वही मुख्य रूप से काम करता है, बाकी और सारे हेल्पिंग वर्ब के शब्द क्या होते हैं, मुख्य क्रिया ठीक पहले होते हैं। तो आप इमेजिन करो जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल और विल है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा, बीन होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट चला आया उसकी जगह पे सब्जेक्ट जाता तो बाई सब्जेक्ट होता। अगर कोई शब्द बच जाता तो लिख लेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर कोई वाक्य हु प्रश्नवाचक शब्द लगा कर दिया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि हु, समझना ध्यान से, हु विल हैव टेकन टी, छोटा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हु अगर आया है तो हम इसको क्या कर देंगे, बाई होम में बदल देंगे। जैसे बाई होम में बदला जाएगा वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड होने के नाते क्वेश्चन वर्ड की जगह पे और सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते बाई होम कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके अनुसार यहाँ पे डिसाइड होगा कि शैल और विल लगेगा कि नहीं लगेगा ना। तो टी है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा गया। गौर से देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसी तरीके से यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से समझना। थोड़ा सी इसका प्रारूप अफर्मेटिव की तरह है और इसका प्रारूप इंट्रोगेटिव का WH टाइप की तरह है। तो थोड़ा सा समझने में आपको लगे कि यार अजीब है, लेकिन बस ध्यान यही देना है कि हम क्वेश्चन वर्ड वाले अगर स्ट्रक्चर को समझें, यानी व्हेन और वेयर वाले स्ट्रक्चर को समझें तो पैसिव वॉइस वाले को ठीक उसी तरह समझना कि ये क्वेश्चन वर्ड है बस, ठीक है। बदल जाने के बाद फिर विल है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपका हैव रहेगा, फिर इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे बीन रहेगा, फिर वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई शब्द बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा, है ना। तो आप को अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन कहीं भी अगर लगा हो तो आप कमेंट के जरिए से अपने कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन को सेंड कर उसका उत्तर ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के बारे में अर्थात हमारे बारे में एक बार ज़रूर सोचना कि सर के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता। धन्यवाद।